योगी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उर्दू और फारसी जबान को यूपी पीसीएस के इम्तहानात से खारिज कर दिया है। रियासती हुकूमत ने यूपी पीसीएस के इम्तहानात से उर्दू फारसी मज़ामीन खत्म करने का फैसला किया है। पीसीएस से उर्दू फारसी खत्म किए जाने से जहां एक जानिब उर्दूदा तबका हैरान रह गया है, वहीं दूसरी जानिब उर्दू फारसी मज़ामीन के साथ पीसीएस की तैयारी करने वाले सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल भी तारीख हो गया है। पेश है मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन योगी हुकूमत ने दूसरी सरकारी जुबान को ही पीसीएस के इम्तहानात से खत्म कर दिया है। उर्दू के साथ ही मुल्क की कदीम तहजीबी जुबान फारसी को भी पीसीएस के इम्तहानात से बेदखल करने का फैसला किया गया है। योगी हुकूमत के इस फैसले से उर्दू और फारसी मजमून के साथ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में सख्त मायूसी है। पीसीएस में जब हम भी तालिब इल्म थे तो एक ज़माने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट के तौर पे अक्सर फ़ारसी और उर्दू रखा करते थे, अरबी भी रखते थे। हुकूमत ने अगर ऐसा कदम उठाया तो बहुत मुनासिब नहीं होगा ये, और इस पे फिर से असर नौ गौर करना चाहिए कि ज़ुबान से क्या किसी की दुश्मनी या उससे क्या इनकार हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो उर्दू सब्जेक्ट या पर्शियन से पीसीएस मेंस में क्वालिफाई के लिए वो जो अपना चॉइस रखते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। दरअसल अब उनको कोई ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और बुनियादी तौर पर उनको शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। गर्चे योगी हुकूमत ने उर्दू और फारसी के साथ साथ 3 दीगर अहम मज़ामीन जैसे डिफेंस स्टडीज़, सोशल वर्क्स और ज़रई इंजीनियरिंग को भी पीसीएस के इम्तिहान से हटा दिया है। हुकूमत के इस गैर मामूली फैसले ने उर्दूदा तबके को हैरत में डाल दिया है। योगी हुकूमत के इस फैसले पर उर्दूदा तबका सदमे की हालत में है। यकीनन ये गलत इक़दाम है कि भले ही 6-7 बच्चे या 10 बच्चे ही पीसीएस में उर्दू मीडियम से या उर्दू को सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट बनाकर पीसीएस में अपने को एग्ज़ाम में शामिल करते हों। यहाँ लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि उनकी तादाद भी दिन ब दिन घट रही है। पीसीएस जे में सबसे पहले हटाया गया था उर्दू फारसी को, और ये शायद 7-8 बरस पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, क्योंकि सोच बिगड़ी, वही सोच फैल गई है। अब संकीर्ण सोच वाले तो बहुत जगह से बहुत दिनों से हमारे मुल्क में हैं, और वो उसे अपनी बात को फैला रहे हैं, अपनी संकीर्णता को फैला रहे हैं। योगी हुकूमत अपने सख्त और चौंकाने वाले फैसलों की वजह से जानी जाती है। पीसीएस जैसे अहम इम्तहानात से उर्दू और फारसी को खत्म करके योगी हुकूमत ने उर्दूदा तबके को एक पैगाम देने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जुबान होते हुए इसको इम्तहानात के निसाब से कैसे खारिज किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उर्दू और फारसी को पीसीएस के इम्तहानात से खारिज करने के मामले में एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने योगी हुकूमत के इस फैसले को उर्दू दुश्मनी पर मबनी करार दिया है। एसोसिएशन के मकामी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट बख्तियार यूसुफ ने कहा कि योगी हुकूमत ने उर्दू और फारसी को पीसीएस से इसलिए हटाया है ताकि मुस्लिम तबके को सिविल सर्विसेज में जाने से रोका जा सके। एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया है। सिविल सर्विसेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो आने का बढ़ा है, और हमारी तादाद भी बढ़ी है पहले के मुकाबले, तो ये बढ़ती हुई तादाद को देख के उन्होंने ये बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया कि इनकी जो ज़ुबान अपनी खुद की है यही ख़त्म कर दो। अब जाहिर सी बात है, हमें अब दूसरी ज़ुबान को बतौर मजमून रखना पड़ेगा, बतौर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब उसमें हम अलग से मेहनत करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम हार जाएंगे अपने मकसद में। अगर हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है तो हम दूसरी ज़ुबान को भी पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने किया है
ये सोची समझी उनकी बिल्कुल साजिश। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के खास प्रोग्राम राइजिंग यूपी में आजम खान का दिफा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजम खान को फंसाया और बीजेपी ने आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है और हमें अदालत पर भरोसा है। पार्टी या और दलों ने जरूर प्रचार किया है, लेकिन जब सच्चाई ये आप देखेंगे और जानेंगे, दोनों दलों ने मिलकर के आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। ये जो परंपरा लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप है। अधिकारियों को ये खुली छूट देना कि आप इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे ये बताइए, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 300 मुकदमे लगे हों? इससे पहले एक बार नेताजी पे जरूर लगे थे 150 से ज्यादा एक ही रात में मुकदमे, लेकिन जितना आजम खान साहब पर मुकदमे लगे हैं शायद किसी पर नहीं लगे हैं। और कई फैसले कैबिनेट के हैं। अगर कैबिनेट के फैसलों पे उंगली उठेगी तो फिर हर कैबिनेट फैसले पे उंगली उठेगी। और उनके पास जहां तक सवाल उनका है, साजिश कर करके उन्हें फंसाया गया है। अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और हम पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ जी। खड़ी है और ये कागज और कानून की लड़ाई है और हमें भरोसा है न्यायालय पर। वहीं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के खास प्रोग्राम राइजिंग यूपी में ही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बंटवारे की सियासत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बंटवारे की पॉलिटिक्स तो सियासी पार्टीज और उनके लीडर्स करते हैं और अपने मुल्क में हमेशा से करते रहे हैं। ये अफसोस की बात है, लेकिन जहाँ तक मजहबी रहनुमाओं का ताल्लुक़ है तो चाहे किसी भी मजहब का कोई भी मजहबी रहनुमा हो और ख़ासकर हमारे इस अज़ीमुशान मुल्क हिंदुस्तान में, उसमें तमाम मजहबी रहनुमाओं का तमाम अहले हिंद के लिए यही पैगाम है कि आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें। आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें। जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला। लिहाजा हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि इंसान इंसान से जुड़े और चाहे भी हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, इस मुल्क का जो आइन, जो दस्तूर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। आपको लगता है कि जिम्मेदारी नहीं अदा हो रही है? अगर जिम्मेदारी अदा हो रही होती तो इस हॉल में जितने लोग भी तशरीफ फरमा हैं वो सब के सब पूरी तरीके से मुतमईन होते, खुश होते। और जाहिर सी बात है, आखिरी इंसान तक जो भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। इससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी। सहारनपुर के देवबंद तहसील से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ गांव बनहेड़ा 20,000 की मिलीजुली आबादी वाला गांव है। मगरबी यूपी के दूसरे गांव की तरह यहां भी बुनियादी सहूलियात की कमी रही है। यहां के लोगों को भी तालीम, रोजगार और मेडिकल के लिए शहर का रुख करना पड़ता है। लेकिन अब जमीयत उलमा हिंद ने इस गांव को गोद लेकर यहां साफ सफाई से लेकर तालीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जमीयत के यूथ विंग की मदद से कोशिशें अंजाम देने का ऐलान किया है। जमीयत के इस ऐलान से मकामी लोगों में भी खुशी का माहौल है। गांव के अंदर बच्चों को तालीम के लिए अग्रसर किया जाए, बच्चे आगे तक पहुंचे पढ़ लिख करके, और गांव में एक जो है गांव को मिसाली गांव बनाने के लिए गांव में सफाई, जबरदस्त सफाई व्यवस्था की जाए, गरीबों की मदद की जाए, और जो बीमार हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी भी जो है आर्थिक मदद करने की जमीयत काम करेगी। जमीयत उलमा हिंद ने हमारा गांव गोद लिया है। ये मिश्रित गांव है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और जमीयत उलमा हिंद गोद ले करके यहाँ पे जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, तो जमीयत उलमा हिंद उनका सहारा।
अल्लामा शिबली नुमानी के खतूत मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम किताब का इजरा आज हबीब मंजिल में पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सईद जिल्लुर रहमान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर जफरुल इस्लाम इस्लाही और प्रोफेसर एमिरेट्स फरतुल्लाह खान के साथ मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के खानवादे से प्रोफेसर मदीहुर रहमान खान शेरवानी मौजूद रहे। इस किताब को फैसल अहमद नदवी भटकली ने मुरतब किया है। रस्मी इजरा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि अल्लामा शिबली नुमानी और मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी का हिंदुस्तान की इल्मी और सकाफती सरगर्मियों में कलीदी किरदार था। ये खतूत पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन और सियासी शऊर की अक्कासी भी करते हैं। अलीगढ़ तहरीक और इस जैसी दीगर तहरीकों का मजमुआ इन खतूत में शामिल है। ये शिबली नोमानी ने मौलाना शिबली नोमानी ने जो खतूत मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे उनका मजमुआ है। इनमें से बाज़ खतूत पहले छप चुके थे लेकिन अब लोगों के दस्तरस में नहीं थे, उनके नहीं पहुंचती वहाँ तक, तो उसको छपवाया गया। ये जो खतूत हैं ये सिर्फ़ दो लोगों के बीच की ख़त व किताबत नहीं है, वो दोनों शख्सियात मौलाना शिबली और मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी अपने दौर के ऐसी शख्सियात हैं जिनका मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ तहज़ीबी तमद्दुनी तहरीकों से, तालीमी तहरीकों से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फैसल भटकली साहब ने बड़े अहतमाम से ख़ास तौर पर उसके हवाशी जो उन्होंने मुरतब किए हैं, उन खतूत में जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लिखा है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है और रियाज़ुर रहमान खान साहब शेरवानी मरहूम को इसकी बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश थी और वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में इस काम को मुकम्मल होते हुए देखें, लेकिन अफसोस कि उनके ज़माने में ये काम मुकम्मल नहीं हो सका और आज उनके साहबजादे मदीहुर रहमान खान साहब शेरवानी ने इस किताब की रस्म इजरा हबीब मंजिल में मुनक़िद की और हम सब लोगों को उसमें शिरकत का मौका मिला। कोरोना वबा के कहर ने गुज़िश्ता एक साल में कारोबार और रोजगार के अलावा तालीमी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक स्कूल कॉलेजों का तालीमी निज़ाम पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सका, लेकिन नए तालीमी सेशन की शुरुआत से पहले स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस और सालाना इम्तहानात के नाम पर पूरी फीस अदा करने का मुतालबा किया है। सालाना इम्तहानात में शामिल होने के लिए मुकम्मल फीस अदा करने का मुतालबा स्कूल और बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक बड़ा मसला बन गया है। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलाने वाले गरीब वालिदैन के लिए स्कूल फीस अदा करना मुश्किल हो रहा है। स्कूल फीस में रियायत के मुतालबे को लेकर अब ये वालिदैन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एहतजाज को मजबूर हो रहे हैं। फ्लोराडेल्स स्कूल मुरारीपुरम में पढ़ते हैं। सरकार के और शासन के साफ साफ सबको पता है, आदेश आए हुए हैं कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके कोरोना काल में रोजगार भी चले गए हैं, उनके नाम ना काटे जाएं, उनको परीक्षा से ना रोका जाए। उसके बाद भी स्कूल वालों ने उनके नाम भी काट दिए, परीक्षा से रोक दिया गया है। जो मुनासिब हो वो फीस ली जाए। मनमानी पे उतरे हुए 20,000 18,000 रुपये फीस बता रहे हैं। पूरे साल स्कूल खुले नहीं है, बच्चे स्कूल में गए नहीं है। उन्होंने बच्चों के नाम काट दिए, बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया। बच्चे मानसिक उत्पीड़ित हो रहे हैं। बच्चे कोई दुर्घटना ना करें, हमारे घरों में कोई घटना ना हो, बच्चे कोई गलत कदम ना उठाए। मजबूर होकर आज यहाँ पर हमने अभिभावक संघ और अभिभावकों के साथ भारतीय किसान आंदोलन के तहत यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यहाँ शिक्षा प्रशासन और प्रशासन वाले आए हुए, उनसे वार्ता भी चल रही है। हमने कहा लिखित में अगर हमें दिया जाएगा या बच्चों के नाम जोड़े जाएंगे और बच्चों को परीक्षा ली जाएगी तभी हम यहाँ से उठेंगे। लोगों से बात की गई है और जो भी कार्रवाई है वो शासनादेश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसी के अनुसार करेंगे और कोशिश होगी कि बच्चों का अहित ना हो। अलीगढ़ थाना दहली गेट के इलाके में हाथरस की तरह एक मामला रोशनी में आया है, जहां रोजाना की छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने जब मुखालफत की तो दबंगों ने अहलखाना की पिटाई कर दी। जख्मी हालत में लड़की के घर वालों को जिला अस्पताल दाखिल कराया गया। एसएसपी अलीगढ़ मनीराज जी ने बताया कि लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लड़की का कहना है कि वो अपने भाई के साथ दवा लेने जा रही थी, तभी दबंगों ने उससे छेड़छाड़ की। मुखालफत करने पर उसकी और उसके भाई की पिटाई कर दी। छेड़खानी कर रहा था, छेड़खानी
कॉलेज जाऊं तो पीछे आते हैं, कोचिंग जाऊं तो पीछे आते हैं। आज दवा लेने जा रहे भाई के संग तो छेड़खानी कर रहा था, तो मैंने कुछ बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया मेरे भाई ने, तो इसके भैया दी कुचाई कर दी, तो मेरे डंडे पर लगा और जब पापा को बुला के लाया तो सब पे हमला कर दिया। कौन है जो आपको पीछे करता है? पड़ोसी है। वो दोनों परिवार पड़ोसी परिवार है, उनका लड़की दोनों से लड़ाई हुआ है। उसके बाद पता चला इस तरह का लड़की के साथ उन्होंने कुछ कर रहा था, इससे उसे उनके छेड़छाड़ करने का तरह आरोप लगाया परिवार लोगों ने। तुरंत पुलिस ने जो मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करा के 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाकी बचा हुआ लोग को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजा। कानपुर जेल में कैदियों का मुताला करने का निज़ाम पहले ही मौजूद है। जेल में एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें तरह तरह की किताबें हैं। कई कैदी यहाँ तालीम हासिल करते हैं। अब तक यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर के यूपी बोर्ड के निसाब की किताबें मौजूद थी, लेकिन अब नीर नामी समाजी तंजीम ने कैदियों के लिए CBSE बोर्ड की किताबें और तालीम शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए आज कानपुर जेल में किताबें तकसीम की गई, जिसमें खवातीन कैदियों और मर्द कैदियों में किताबें तकसीम की गई। वे इसलिए बांटी गई हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा से ही इनका बौद्धिक विकास हो सकता है और इनके अंदर जो भी गुणों की जो ग्रोथ की बात है वो हो सकती है। शिक्षा से ही इनका मन बदल सकता है, तो इसलिए किताबें बांटी गई हैं कि ये किताबों को पढ़ें और उसमें से अच्छे गुणों को ग्रहण करें और अपने मन को और अपने व्यक्तित्व को बदलें। और कानपुर प्राइवेट स्कूल ने यहाँ विजिट करने के बाद देखा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में और काम करने की ज़रूरत है, तो आने वाले टाइम में कानपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस लाइब्रेरी में और किताबें और अलमारियाँ जो है वो डोनेट करेगा। मेन उद्देश्य कारागार में ICSE और CBSE बोर्ड की कारागार में शिक्षा का एक स्थापना करने का कार्यक्रम शुरुआत यहाँ पे कारागार में की गई है। इसमें जो बंदी हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है, इस टाइप की चीज़ें जो कुछ पढ़े लिखे हैं या जो निरक्षर हैं उस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी एक स्थापना का कार्यक्रम की शुरुआत आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। गाजियाबाद पुलिस ने डाकुओं के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली और नोएडा में डकैती की दर्जनों वारदातें अंजाम दे चुका है। हैरत की बात यह है कि वो घर में रखे हुए गैस सिलेंडरों को भी नहीं छोड़ते थे। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों और एक कबाड़ी को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि वो इन बड़े जराइम पेशा वाकयात को अंजाम देने के लिए गाजियाबाद आए थे, लेकिन दौरान तफ्तीश मुलजमान गाड़ी समेत पकड़े गए। सियानी गेट थाना क्षेत्र में जब चेकिंग कर रही थी तो एक होंडा सिटी चेकिंग में मिली, जिसमें कि 4 लुटेरे जो 4 लोग बैठे हुए थे। पुलिस को देख के इन लोगों ने भागने का प्रयास करा। जब इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ करी गई तो ये पता चला कि ये लुटेरे हैं जो कि कहीं कोई चोरी की घटना खारिज करने जा रहे थे। गाड़ी में से कई पेचकस और सिलेंडर वगैरह भी बरामद हुए हैं। इनका जब क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि ये लोग मुरादनगर के रहने वाले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग।
1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना के फतोहा में मंचलों के करतूत से सनसनी। बेटी से छेड़खानी की मुखालफत करने पर मां का कत्ल, 3 मुलजमान गिरफ्तार, असल मुलजिम फरार। समस्तीपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख की लूट। मुसल्लह शरपसंदों ने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। न्यूज 18 की खबर के बाद बिहार की जेलों में छापों की बरसात। मयूर जेल से कई काबिल एतराज अशिया बरामद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट संजय कुमार का मुश्तबा रोड। बजट सेशन में अपोजिशन का एहतजाज जारी। CPI-ML ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्टफोन देने का किया मुतालबा। MIM रुकने असेंबली ने उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। EVM से पंचायत इंतखाबात कराने के फैसले से बिहार की सियासी हलचल। अजीम इत्तेहाद में ही फैसले पर इख्तलाफ। RJD ने खड़े किए सवाल तो कांग्रेस ने किया फैसले का खैर मकदम। कोरोना वैक्सीन पर सियासत तेज हो गई है। ऑपोजिशन अभी भी टीके न लगाने पर अटल है। RJD का मौक़िफ़ है कि पहले किसी माहिर के जरिए वैक्सीन की जांच होनी चाहिए और फिर कोरोना का टीका लिया जाए। वहीं सरकार के वजीर का कहना है कि ऑपोजिशन इस मामले पर बिला वजह सियासत कर रही है। अवामी नुमाइंदों को हर हाल में टीका लगवाना चाहिए। आज नहीं तो कल सभी को टीका लगाना ही है। क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है कि विशेषज्ञ ही नहीं, विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। और देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे। अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। अपने पार्टी नेताओं को आप ये सलाह देंगे कि वो लोग भी टीका लगाएं? हम तो पूरे देश को सलाह देंगे भाई कि टीका लगाने में कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग लगा रहे हैं। और वही हमने कहा ना कि पहले हम सब लोगों को अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके इसको ईजाद किया है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कमी है, तो आगे चल के उसको ठीक किया जाएगा। आप कब लगवाएंगे टीका? हम तो बाद ही जाने की सोच रहे हैं। एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी। इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑपोजिशन की दलीलों पर आम लोग क्या कुछ सोचते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पक्ष हो, उसमें क्या अंतर पड़ता है? बीमारी तो सबको हो सकती है और अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए आदमी को। उसमें राजनीति एक अलग चैप्टर है। राजनीति ढूंढना तो गलत बात है। हाँ, लोग थोड़ा प्रिकॉशनरी थोड़ा ये लेना चाह रहे हैं कि इसका आउटकम क्या है। अभी रिजल्ट पूरा ऑब्वियसली पूरा मार्केट में आया नहीं है अभी, इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है। और एक तो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स तो बिहार के ब्लड में है। तो अपोजिशन को तो कुछ चाहिए कि हमारे मतलब मुद्दा उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए। नहीं, सही नहीं है। करण पे तो संदेह करना मेरे ख्याल में गलत है कि सारे लोग जो है, जितने भी लोग हैं इस तरह अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं टीका लेना चाहिए। ये सब विपक्ष की विडम्बना है। नीतीश की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन लोगों का जो अभी सरकार चल रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो जो विरोधी पार्टी के नेता नहीं ले रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? उनको बुद्धि नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए बुद्धि है, ऐसे बुद्धि नहीं है। सभी को लेना चाहिए। हमारे हस्बैंड भी बोले कि ले कि नहीं, हम बोले जरूर लेना चाहिए। इसमें हम लोग मतलब जब सरकार इतना कोशिश करने के बाद इसको की है तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए वैक्सीन अगर निकला है तो सबको लेना ही चाहिए ताकि वो फैला ना सके दूसरे को रोग। ये अपना अपना विचार है, इसमें जोर जबरदस्ती तो सरकार नहीं कर सकती है। जिनको लेना होगा लेंगे ही। अब उनकी सोच क्या है, सबका सोच तो एक हो नहीं सकता है। ये तो सर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन सेवा है, ये जन कल्याण का काम है और सबको मिल के साथ में एक जो है इस मुसीबत से लड़ना है। कोरोना के खात्मे के सिलसिले में मुल्क भर में वैक्सीन ड्राइव जारी है। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए बार बार अपील के बावजूद पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन मास्क और दस्ताने के बगैर काम करने पर मजबूर है। सुबह से शाम तक मुलाजमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में खुले हाथों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉरपोरेशन की जानिब से दिया जाने वाला ड्रेस भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें गंदे कपड़ों में घर लौटना पड़ता है। एक तरफ कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि आप बच करके रहें, मास्क लगा के रहें। लेकिन एक पटना नगर निगम के कर्मचारियों की एक त्रासदी हम आपको दिखाते हैं कि ये जरा देखिए कि पटना नगर निगम के जो लोग हैं सुबह से शाम तक यही कूड़े में काम करते हैं, उठाना का काम है, लगातार यहाँ पे साफ सफाई का काम करना होता है और कोशिश होती है कि पूरे अपने जो पटना शहर है, जो स्मार्ट शहर में शामिल हुआ है, उसे ये साफ रखा जाए। लेकिन ज़रा देखिए कि किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे न मास्क मिल रहा है और ना ही यहाँ पे ग्लव्स दिए जा रहे हैं और ना उनके पास कोई वर्दी है। तो ये एक सबसे विकट समस्या है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं, काम करने वाले नगर निगम के तमाम कर्मचारी जो हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।